मैं जदों तेरे खाबा वाली राह तुरिया, मैं तुरिया बड़ा ना मैथों जावे मुड़िया, हो जिवें रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़दे, मैं रवां तेरे नाल ਉਹਨਾਂ वांगू जुड़िया। मैं लिखदा हुंदा सी तेरे बारे अड़िए, नी जाके पुछ ले गवा ने तारे अड़िए, जो कर दे मजाक ਉਹਨਾਂ हस लैण दे, जोड़े कसदे ने ताने ओनू कस लैण दे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? माई सेल्फ मिस्टर बटार एंड आई एम अगेन विद यू विद माई सेकंड चैप्टर एंड लेक्चर थर्ड ऑफ दिस सेकंड चैप्टर, और दिस इज पार्ट 8 ऑफ क्रैश कोर्स फॉर 12th फिजिक्स। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हमारा जो टोटल फोकस रहेगा, दैट फोकस विल बी ऑन दिस टॉपिक कैपेसिटेंस, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने कर लिया है। तो कैपेसिटेंस में जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, दिस टॉपिक्स आर, जो पहला होगा वो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटर क्या होता है और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है। उसके बाद आएगा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या होगा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम कैपेसिटर्स के। और जितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जब उसको चार्ज किया जाता है किसी कैपेसिटर को, तो उसके अंदर किस तरीके की एनर्जी, किस फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, और ऑन विच फैक्टर्स और फिजिकल क्वांटिटीज दैट एनर्जी डिपेंड्स, है ना। उसके बाद हमारा आता है कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस। कॉमन पोटेंशियल एक टर्म है कि ये कॉमन पोटेंशियल क्या होता है कैपेसिटर्स में, या दो कैपेसिटर्स के लिए या तीन कैपेसिटर्स के लिए, और उनकी एनर्जी का लॉस आपका क्या रहता है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर फर्स्ट, कैपेसिटर हमारा जो है। तो ये रहा हमारा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। क्या होगा जब दो कंडक्टर हैं हमारे पास, हम इस तरीके से देखते हैं, क्या है कि कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्प्रेड हो जाता है, तो एक कंडक्टर है जिसके ऊपर हमारा चार्ज इस तरीके से है कि इसके ऊपर जो चार्ज है हमारा वो कितना है, प्लस क्यू, और दूसरे कंडक्टर के ऊपर जो हमारा चार्ज है दैट इज माई माइनस क्यू। तो इस तरीके से है कि एक कंडक्टर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच का सेपरेशन है जो हमने लिया हुआ है कि दोनों सेपरेटेड है एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, है ना, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेटेड है दोनों के दोनों कंडक्टर्स। और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज माई डेल वी। जैसे ये V1 पे है तो ये V2 पे है, तो डेल V कितना होगा हमारा, डेल V होगा जो पोटेंशियल ज्यादा है V1 माइनस V2। तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जब दो कंडक्टर होंगे और बोथ आर चार्ज लाइक दिस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दिस डिवाइस और दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडक्टर्स इज नोन एज कैपेसिटर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, जैसे आप देख लेंगे, जब इस तरीके के आपका कैपेसिटर कंडक्टर्स होंगे तो या कैपेसिटर होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, ये चार्ज जो दे रहे हैं माइनस क्यू चार्ज, किससे, पोटेंशियल डिफरेंस V से। तो हमने जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया हुआ है यहाँ डेल V, तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, जैसे हम समझते हैं इसको इस तरीके से कि हमारे पास एक प्लेट है इस तरीके से, है ना, और ये प्लेट है हमारी सेकंड वन, और इन दोनों प्लेट्स को आपने एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रखा है, पर्टिकुलर पोटेंशियल से। जैसे ये है प्लस और ये माइनस प्लस V, तो जब आपने यहाँ पे पोटेंशियल कितना रखा हुआ है V, तो इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है हमारा वो कितना है आपका, प्लस क्यू या माइनस क्यू। तो इस प्लेट की बात करें तो वो चार्ज आपका कितना रहेगा, क्यू। तो एक तरीके से जो डेफिनेशन है हमारी कि ये चार्ज किसके कोरस्पोंडेंस, इस वोल्टेज के कोरस्पोंडेंस, मतलब जैसे जैसे जितनी वोल्टेज की वैल्यू होगी उसी तरीके से इस प्लेट के ऊपर चार्ज होगा हमारा, है ना। तो जैसे अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, हमने पहले जो पोटेंशियल रखा वो V1 रखा, तो उस टाइम पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q1। फिर मैं पोटेंशियल को क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, चार्ज भी अपनी क्वांटिटी को क्या कर लेता है, बढ़ा देता है। उसी तरीके से V3 होगा तो Q3 होगा। तो मैंने मान लिया कि एक रैंडम टाइम पे जब पोटेंशियल कितना हो V, तो उस टाइम पे उसका चार्ज कितना है, Q। तो इसका चार्ज का जितना हमने चार्ज प्लेट के ऊपर देखा है वो चार्ज, और डिवाइड बाई वो पोटेंशियल जो आपने अप्लाई किया हुआ है, ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये कांस्टेंट ही हमारा क्या होगा, दैट Q बाई V इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को ही क्या बोलेंगे, कैपिटल C, एंड कैपिटल C इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, है ना।
अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या हुआ, सिंबल आपने देख लिया, सिंबल क्या होगा हमारा, सिंबल हमारा कैपिटल सी होगा। जो यूनिट होती है, अगर हम यूनिट की बात करें इसमें, तो यूनिट की बात करें तो क्यू क्या होगा आपका, कूलम, और आपका वोल्टेज क्या होता है, वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, है ना, कूलम पर वोल्ट, इसी को बोला जाता है, जो कूलम पर वोल्ट होगा इसी को बोला जाता है हमारा फैरड, है ना, फैरड। लेकिन फैरड क्या है, ये बहुत ही बड़ी है, लार्ज अमाउंट होता है फैरड जो होता है, जो यूनिट है वो बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, इसलिए आपको यूजुअली जो कैपेसिटर्स मिलते हैं, जो कैपेसिटर्स की वैल्यू होती है किसमें, आपके जो लैब्स में हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, वो आपको मिलेंगे माइक्रो में, नैनो में, है ना, और आपका माइक्रो फैरड, है ना, माइक्रो फैरड, और साथ में कौन, नैनो फैरड, है ना, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और पिको फैरड, इस रेंज में आपको प्रैक्टिकल स्लैब में कैपेसिटर्स मिलेंगे, है ना। तो एक तरीके से ये हुआ। दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम किसको इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे कौन इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज होता है ऑन द कंडक्टर्स। तो हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, है ना, एज वी आर इंक्रीजिंग वोल्टेज ऑन द कंडक्टर्स, चार्ज ऑन द कंडक्टर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब सीधा सीधा सा डिपेंडेंसी है दोनों के बीच में, और डिपेंडेंसी है तो किस तरीके से, लीनियर डिपेंड करता है, लीनियरली, तो लीनियरली डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब सीधा क्या है कि Q प्रोपोर्शनल है किसके, V के। अगर Q प्रोपोर्शनल है V के तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या लेके आएंगे, चार्ज, एक कांस्टेंट लेके आते हैं, तो आप कांस्टेंट लेके आओगे, दैट कांस्टेंट C इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, है ना। तो यहां से भी एक्सप्रेशन क्या ही आएगा, C इज इक्वल टू Q बाई V। और आप याद रखेंगे यूनिट के बारे में हमने जिक्र कर लिया है। हाँ, डायमेंशन अगर आप निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, डायमेंशन, तो डायमेंशन तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, डायमेंशन हमने निकालनी सीख रखी है। तो आप क्या करेंगे, यहां से चार्ज जो था आपका, है ना, ऊपर क्या है, चार्ज Q, और नीचे क्या है आपका, वोल्ट, तो यहां से दोनों की वैल्यूज रख लेंगे डायमेंशंस में, तो आपका चार्ज कितना रहेगा, Q जो रहता है हमारा, Q इज इक्वल टू कितना होगा, I इंटू टी, तो यहां से आ जाएगा I इंटू टी डिवाइड बाई वोल्ट, है ना, वोल्ट में क्या आएगा आपका, वोल्ट इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। यही पढ़ी है आपने, जो फर्स्ट इसका लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट में आपने, है ना, पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज इज इक्वल टू कितनी होती है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई वो क्यू नॉट चार्ज। तो आप यहां से वर्क डन इनटू में चार्ज ले आएंगे, तो वर्क डन कितना होगा, W, और चार्ज कितना होगा फिर से I और T, तो यहां से क्या आ जाएगा, I स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइड बाई वर्क, है ना। तो यहाँ क्या, I का क्या लिखते हैं, I करंट को क्या लिखा जाता है, A स्क्वायर, साथ में क्या लिखा जाएगा, T स्क्वायर, और वर्क कितना होता है, ML स्क्वायर T की माइनस 2। इन सबको एक जगह रखते हैं तो क्या आएगा आपका M, आपका M इनवर्स आ जाएगा, और उसी तरीके से क्या, L का आपका क्या आएगा, -2, T की पावर कितना चल जाएगा 4, और A की पावर कितना 2। तो इस तरीके से आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो यहां से हमें पता चला कि कैपेसिटर क्या है और उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो इस फॉर्मूले को जो हमने लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू CV, इसको याद कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका रहेगा। बीच बीच में बहुत जगह बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं कैपेसिटर में जिनका हम, जहां पे इसका हम यूज करने वाले हैं कि Q इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, Q इज इक्वल टू हमारा होगा CV, वेयर Q इज चार्ज ऑन दैट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड V इज वोल्टेज अप्लाइड एंड C इज कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। लेकिन आप एक नोट करके याद रखेंगे, है ना, नोट करके याद रखेंगे कि जो वैल्यू होगी ना, किसकी वैल्यू, जो वैल्यू होगी कैपेसिटेंस की, वो Q और V से इंडिपेंडेंट है। अभी अभी बताया आपको हमने, क्या, वैल्यू ऑफ, याद रखेंगे, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड किसके ऊपर, ऑन चार्ज Q एंड वोल्टेज V, इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये डिपेंड करती है जो आपने कैपेसिटर बनाया है, याद रखेंगे, जो आपने कैपेसिटर बनाया है, कैपेसिटर का शेप क्या है ना, उसका साइज क्या है, और उनके बीच का सेपरेशन क्या है, प्लेट्स के बीच का, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। शेप साइज का मतलब क्या होगा, साइज का मतलब एरिया से होता है कि कितना एरिया आपका रहेगा। सेपरेशन का आपको पता है, जो प्लेट्स हमने रखी हुई है ना, जो हमने प्लेट्स रखी थी, तो आपने प्लेट्स कैसी रखी हुई थी,
इस तरीके से एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे प्लेट है, तो ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है इसको सेपरेशन बोलेंगे। एरिया और शेप का मतलब क्या है, अब आपने प्लेट रेक्टेंगल बनाई है, या आपने प्लेट स्क्वायर लिया हुआ है, या आपने प्लेट क्या लिया हुआ है, सर्कल लिया हुआ है, किस तरीके की शेप ली हुई है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। तो इन चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या रहेगा हमारा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, इसको ध्यान से देखते हैं क्या है। अब आपने दो प्लेट ले ली, हमारी दो प्लेट है, किस तरीके की प्लेट है आपकी, रेक्टेंगल प्लेट है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रहेगा आपका, ए रहेगा। और ये पर्टिकुलर टाइम पे है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज से इसको कनेक्ट कर दिया हमने, और वो वोल्टेज कितनी है, V। और उस टाइम पे इसके ऊपर जो चार्ज है, किसके ऊपर जो चार्ज है, प्लेट के ऊपर, इनमें से एक प्लेट के ऊपर है ना, वो चार्ज जो है हमारा कितना है, वो चार्ज हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस क्यू। आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, हमें पहले जो थ्योरी पार्ट लिखना होता है, अब इस तरीके से लिखेंगे, वी हैव टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स which are separated at a particular distance d, है ना, separation between the plates that is my d। और आप लिखेंगे on plates charge is capital Q और plus Q and on another plate charge is minus Q। तब हम देखते हैं, हम क्या देखेंगे यहां से, तो आपने पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रखा है, V। तो यहां से जब आप थ्योरी लिख लेंगे, यहां पे थ्योरी लिखनी होती है इनिशियली, जिस तरीके की हमने बताई है उसी तरीके से आप लिख लेंगे। अब हम ध्यान से देखिए, आपके पास प्लेट है, ये वाली प्लेट है ना, हमने पहले भी एक प्लेट के ऊपर, इन्फानाइट प्लेट है, उसकी वजह से, जैसे सपोज करिए ये प्लेट है और इसका आपका जो चार्ज है इसके ऊपर, या चार्ज ना बोल के जब ये इन्फानाइट है तो इसके ऊपर क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो उसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था वो कितना हुआ करता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां नेगेटिव प्लेट है आपकी, इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, इधर नेगेटिव प्लेट है ना, इधर नेगेटिव प्लेट है, तो प्लस की वजह से इधर की तरफ होगा, और नेगेटिव जो डेंसिटी है ना, सिग्मा माइनस, उसकी वजह से भी किधर ही होगा, इधर ही होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है, तो ये E1 हुआ, और E2 नेगेटिव की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो E नेट आएगा, E नेट है ना, उसको मैं कैपिटल E ही बोल लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड इसलिए किया है क्योंकि दोनों की वजह, दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है ना। ये इधर है E1 और साथ में E2 भी किधर है, सिमिलर डायरेक्शन में है, उसी मैग्नीट्यूड के साथ। तो दोनों का ऐड करेंगे तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, कितना आ जाएगी वैल्यू, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। तो आप इसको अलग से दिखाना चाहे तो अलग से दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप क्या लिखेंगे, आप सीधे सीधे यहाँ क्या लिख देंगे, जब आप सारी चीजें लिख लेंगे तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप सीधे लिख लेंगे क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, है ना, बिटवीन द प्लेट्स। देखिए फाइंड आउट जब करना होता है, जब आपको एकदम बेसिक से लिखना हो, इस तरीके का डेरिवेशन आया आपको क्विक क्विक करना है ना, तो आप सीधे सीधे लिखिए, उनमें ज्यादा घुमा फिरा के या ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे तो डेरिवेशन बड़ा हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या लिखा जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब उसके बाद लिखेंगे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डायरेक्शन भी देख लेंगे आप, डायरेक्शन मैंने अभी अभी बताया, इधर से इधर है, पॉजिटिव से, पॉजिटिव प्लेट से किसकी तरफ है, नेगेटिव प्लेट की तरफ। और सेपरेशन भी आप सेम रखेंगे, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं, ये किसी का फंक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का फंक्शन नहीं है। सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, और एप्सिलॉन नॉट तो हमारा फ्री स्पेस की परमिटिविटी, वो भी क्या है आपका कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप दूसरा जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन, आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड V। आप सबको पता है
ई और वी के बीच का रिलेशन, है ना। अभी अभी हमने जो आपका लास्ट आपका हमने लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया था कि ई और वी के बीच, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी के बीच में क्या रिलेशन है। तो वो देख लेते हैं एक बार। पहले देख लेंगे कि किस तरीके से लिखा जाएगा हमारा, किस तरीके से लिखा जाता है। हमने लिखा था ई आर इजिकल टू, है ना, ई आर इजिकल टू माइनस डीवी बाई डी टी, सॉरी डीवी बाई डी टी नहीं, डीवी बाई डी आर, जो यहां है उसको यहां लिखा जाता है। और इस तरीके से लिखा जाएगा, ई आर इज इक्वल टू क्या लिखा गया था, माइनस डेल वी बाई डेल आर। तो आप ये दोनों फॉर्म आपको याद होंगी कि किस तरीके से हमने लिखी थी। तो यहां से क्या आएगा आपका, हमने देखा ये माइनस साइन क्या बताता है, ये माइनस साइन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हाई पोटेंशियल से किसकी तरफ है, लो पोटेंशियल की तरफ है। तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस साइन को हटा देंगे तो क्या आएगा यहाँ से, ई आर इजिकल टू, क्योंकि हमने डायरेक्शन देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, हमने अपनी फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख ली है, ये रही कहां से, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज वाली प्लेट की तरफ होगी। तो हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं, अब तो हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो क्या आएगा आपका, आता है डीवी बाई डी आर। अब देखिए दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई आर को क्या लिखेंगे, ई, क्योंकि हमने तो मान लिया कि दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, तो ई आर को ई से कन्वर्ट कर ले। दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल वी, वो कितना है, वी, क्योंकि फिगर में दिया हुआ है। और दोनों के बीच की ये डिस्टेंस है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपकी, कितनी दी हुई है, ई इज इक्वल टू वी डी। तो ये एक्सप्रेशन आपका आ गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कहां से, क्योंकि हमने हेडिंग डाल रखा है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, या फ्रॉम रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। क्या लिखेंगे, फ्रॉम रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो क्या रहेगा आपका, ई और वी के बीच का रिलेशन, तो आपका ई इज इक्वल टू कितना आ गया, वी अपॉन डी, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वन इज E is equal to sigma upon epsilon naught and another one is E is equal to V by D, और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा आपका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप डायरेक्ट लिख लेंगे कि क्या होगा, V बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये लिखने में हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, अब सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो V बाई डी इज इक्वल टू, तो हम टर्म्स को क्या कर सकते हैं, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में लिख सकते हैं आराम से। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा होता है Q अपॉन A। मतलब किसी पर्टिकुलर सरफेस ए के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो Q, तो उसका जो सिग्मा लिखा जाता है दैट इज माई चार्ज, और डिवाइड बाई कितना सरफेस एरिया ए है जिसके ऊपर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो फिगर में है तो हमें सीधा पता है कि क्या है, सीधा पता है क्या, कि चार्ज कितना है प्लस क्यू, और सरफेस एरिया कितना है जिसके ऊपर ये चार्ज है, वो ए है। तो बस फिर तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख लेंगे, सीधा सीधा सिग्मा की जगह हम लिख लेंगे क्या, क्यू अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट हमारा पहले से ही है। तो यहां से इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो क्या आएगा हमारा, थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको सिंपली क्या लिखेंगे, तो वी, क्यू को इधर ले आइए, है ना, क्यू इधर आ गया, तो डी अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट ए, और इसको इनवर्स कर दीजिए, है ना, इनवर्स द अबव एक्सप्रेशन, है ना, इनवर्स द अबव एक्सप्रेशन। क्यों इनवर्स किया है, क्यों इनवर्स किया है, टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। जब इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इनवर्स करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, Q बाई वी, और इसको इनवर्स करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो Q बाई वी क्या है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस मैंने बताया था, C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई वी, और Q इज इक्वल टू क्या होगा, सी वी। तो वहां से फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसलिए हमने पहले ही बता दिया था आपको कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो सेपरेशन पे डिपेंड करती है, मतलब इनवर्सली, है ना, इसको भी याद रखें, कैपेसिटेंस इनवर्सली डिपेंड करती है किस पे, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, साइज, है ना, साइज यानी कि एरिया ऑफ दैट प्लेट, है ना, कंडक्टर का जो एरिया है उस पर डिपेंड करती है कि वो एरिया कितना है हमारा। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, इसको आप याद कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट रहेगा किसका, कैपेसिटेंस C, किसकी कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PP
सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू में क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया ऑफ द प्लेट और डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो इसको आपको याद रखना है, ये रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई जगह आपका यूज होता है ना। इसको याद रखेंगे तो पूरा आपके समझ में आया होगा कि क्या है, हम पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके का फिगर बना लेना है, उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत लिख लेना है, जो जो फिगर में दिया होता है बस वही लिखना होता है, उसके बाद दो इक्वेशन बना के आप डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, है ना, विद डाइलेक्ट्रिक। इसको समझ लेंगे भाई आप, है ना, क्या है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये टर्म पहली है पीपीसी, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो पहले से ही है, अभी अभी हमने पढ़ा, और उसकी कैपेसिटेंस भी है अब तो, है ना। अब लेकिन विद डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, विद डाइलेक्ट्रिक का मतलब है अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिमिलर रखेंगे हम, है ना, जब तक हम नए एक्सप्रेशंस करते हैं और वो पुराने वाले से रिलेटेड है तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और कुछ एजम्पशंस को तो एज इट इज रखा जाता है। तो हम सीधा मान लेंगे कि हमने दो प्लेट ली है और रेक्टेंगुलर प्लेट है जो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे है, वी पे, और उस प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज है हमारा, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, सेपरेशन कितना है, डी, और उसके बाद हम बोल देंगे कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। इसके बाद यहां तक तो ठीक है। विद डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कि अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ध्यान से देखिए ये दोनों प्लेट इस तरीके से है, तो इनके बीच का जो ये सेपरेशन है, ये जगह है, अगर इसमें कंप्लीटली कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए इस तरीके से, है ना, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटर्स होते हैं, है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना, यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं उसको याद रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, है ना, इंसुलेटर्स। तो इनकी खास बात क्या होती है, ये इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे आपका क्या है, ग्लास हुआ हमारा, जैसे आपका क्या हुआ, प्लास्टिक हुआ हमारा, और समटाइम्स एयर और डिस्टिल्ड वाटर, है ना। इस तरीके के जो मटेरियल्स हैं या मैटर हैं, दे वर्क एज ए इंसुलेटर एंड दे आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स का क्या है, जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, है ना, डाइलेक्ट्रिक्स को क्या किया जाता है, वो डाइलेक्ट्रिक्स को जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है आपका, प्लस क्यू, और इसके ऊपर कितना चार्ज है आपका, माइनस क्यू, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो कितना है, ई। अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाए, जैसे ये रखा है, तो वो पोलराइज्ड हो जाता है, ये देख लेंगे आप, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब है सीधा सीधा, जैसे आपका ये मटेरियल है तो इसमें डाइपोल बन जाते हैं, है ना, और किस तरीके से, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और पूरा मटेरियल में इसी तरीके से डाइपोल बन जाएंगे। इसी को बोला जाता है पोलराइज्ड या पोलराइजेशन, है ना, पोलराइज्ड या फिर पोलराइजेशन हमारा। तो हर एक, अब याद रखेंगे, आपको याद कैसे रखना है इसको, कि आप सीधा सीधा रखेंगे, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक होगा ना, डाइलेक्ट्रिक उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, वो पोलराइज्ड हो जाता है। और उस डाइलेक्ट्रिक के लिए आपको एक ही चीज याद रखनी है कि हर एक डाइलेक्ट्रिक, है ना, हर एक डाइलेक्ट्रिक का अपना एक कांस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसको किससे डिनोट किया जाता है, के से। और के की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 से ज्यादा, याद रखेंगे, के की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 से ज्यादा, बस इतना याद रखें। तो हम सीधा सीधा क्या बोल देते हैं, आप इतना याद रखें कि हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि वी हैव a parallel plate capacitor which is filled completely with a dielectric, है ना, whose dielectric constant is K। बस आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको अपना डेरिवेशन शुरू कर देना है। तो ये चीजें तो आपको प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए कि आपको किस तरीके से लिखनी है। तो सीधा क्या लिखेंगे, वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, और ये सारी चीजें मेंशन है पहले से कि सेपरेशन डी है, एरिया ए है, और आपका चार्ज क्यू है, ये सारी चीजें आपकी मेंशन रहेंगी। लेकिन आपको नई चीज मेंशन क्या करनी है कि प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, के है हमारा। उसके बाद आपका क्या होगा, जब क्या होता है, पोलराइज्ड होगा, ये पोलराइज्ड होने के बाद इस तरीके से मैंने बोला माइनस प्लस
और आपका माइनस प्लस। तो ये वाली जो प्लेट है आपकी जो पहले से पॉजिटिवली चार्ज है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा। तो यहाँ पे इस प्लेट के पास, इस प्लेट के कॉन्टेक्ट में जो मटेरियल है उसकी वजह से जो ये माइनस 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 लेयर बनती है उसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी हमारी सिग्मा पी, पोलराइजेशन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। लेकिन एक क्या है, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो दोनों का जो माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके साथ क्या आएगा यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगी नेट, है ना, क्या, नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो किसके ऊपर है, इसके ऊपर। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा E, हमने अभी अभी लिखा था ना, E इज इक्वल टू कितना लिखा था अभी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं है, बिकॉज जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो हमारा E भी क्या आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और डिवाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल गई। यहीं से हम क्या करेंगे, आपको पता है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू कितना होगा, V बाई डी, है ना, V बाई डी। तो यहां से V कितना आ जाएगा आपका, V इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू में D, है ना। ये सिंपल है, ये आपने अभी अभी देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का रिलेशन। तो E इज इक्वल टू V बाई डी लिखा जा सकता है, क्योंकि V में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है D के रेस्पेक्ट में, V तो कांस्टेंट है ना। जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, वेरी नहीं कर रहा है। तो वेरी नहीं कर रहा, तो E इज इक्वल टू V बाई डी, और डायरेक्शन का हमने देख लिया, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू ई डी आ गया हमारा, यहां से आपका जो V इज इक्वल टू आ जाएगा, अभी अभी आपने E निकाला हुआ है, E आपने लिखा डायरेक्ट, हम डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, पोलराइजेशन को ज्यादा देख नहीं रहे, क्योंकि पोलराइजेशन एक अलग टॉपिक है हमारा। तो पोलराइजेशन की वजह से सिर्फ जो चार्ज डेंसिटी का डिक्रीमेंट हुआ है, पहले कितनी थी सिग्मा, अब थोड़ा सा कम हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज भी इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा। तो हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो डिक्रीज कर जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, बस इतना सा फर्क है। तो हमने उसी की फॉर्म में सीधा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया कि E इज इक्वल टू होगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और साथ में क्या, डी, और डिवाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, और आप पहले भी किसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड मान सकते हैं। जहां आपको लगे कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है तो आप उसी तरीके से मान लेंगे, नहीं तो हमारे अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, सीधा आप लिखेंगे, ये पॉइंट है ना, इसको बहुत, इसको ध्यान से देखना है किस तरीके से। तो इसमें क्या है कि जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, क्यों, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी होगी ये टर्म भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन को आप क्या लिखते हैं, सीधा सीधा सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लेके आएंगे जो कि होगा सिग्मा अपॉन के, और ये के वही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल व्हिच इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो उसी का ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2, बस आप उसको पुट कर दीजिए कहां पे, जो इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। तो क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप ये लिख लीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर आप क्या लिखेंगे, सीधा सीधा आप सीधा सीधा लिखिए कि पुट दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इनटू फर्स्ट। तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा v इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन में कितना, के, और साथ में कितना है हमारा, ये देखिए सिग्मा, डी ऊपर है और एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो इसको लिखेंगे डी और एप्सिलॉन नॉट नीचे है हमारा। तो इसी तरीके से हम v इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, सिग्मा, सिग्मा हमारा फिर से वही लिखा जाएगा क्या, q अपॉन a, और साथ में k, और साथ में एप्सिलॉन नॉट, और ये d। तो उसी तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा। तो q को आप इधर लेके जाएंगे तो v अपॉन में कितना, q इज इक्वल टू कितना, d अपॉन में क्या, k a एप्सिलॉन नॉट। फिर से इनवर्स करेंगे इसका, तो इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, q बाई वी एप्सिलॉन नॉट a, और साथ में क्या, k, और डिवाइड बाई कितना, d। तो यहां से जो रिलेशन आता है, तो ये जो कैपेसिटेंस आएगी अब C, है ना, ये किसके बराबर आती है, k एप्सिलॉन नॉट a बाई d। और आप सीधे सीधे देख रहे हो, जो जब आपने दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा था, है ना, दोनों प्लेट किस तरीके से थी, इस तरीके से थी। तो जब आपका जो कैपेसिटेंस आया था वो कितना था, C इज इक्वल टू, या अब इसको क्या लिख लेंगे, C नोट लिख लेंगे, है ना, क्योंकि फ्री स्पेस के लिए उसका जो सिंबल है वो C नोट है, वो किसके बराबर है,
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आया था केवल। लेकिन अब जैसे आपने इसमें क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, तो कैपेसिटेंस कितनी हो गई, सी हो गई, और कितनी हो जाती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और साथ में क्या आ जाता है के, और के की वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी, बढ़ेगी, है ना। तो यहां से जो सीधा नोट करके आता है वो क्या है, वो सीधा सीधा नोट ये है, नोट करके क्या आता है कि जब हम क्या करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक जिसका क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसको प्लेट्स के बीच में रख लेते हैं, किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रख लेते हैं, तो वो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। कौन, के। आपको सीधा लिख लेना है ऐसे, अगर आपने इस तरीके के सिंबल यूज किए तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कहने वाले हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई किससे, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई किससे, के से, और के मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से, तो सीधा सीधा है। तो आप क्या करेंगे, और कितना इंक्रीज कर देता है, के फैक्टर से, आपको ये भी याद रखना है, कितना इंक्रीज कर देगा, के फैक्टर से। तो जब के फैक्टर से इंक्रीज कर देगा तो हम उसको लिख लेंगे कि ये के फैक्टर से इंक्रीज कर देता है ना। तो यहां से जो नया एक्सप्रेशन भी आता है, तो एक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसकी वैल्यू कितनी लिखी अभी हमने, C नोट, तो C इज इक्वल टू कितना आएगा, के C नोट, है ना। तो आपको ये इतना पता होना चाहिए कि जो ये C है हमारा, ये क्या है, ये कैपेसिटेंस है, लेकिन कब, अरे कैपेसिटेंस है लेकिन कब, जब आपका डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है प्लेट्स के बीच में, विद डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, और C नोट क्या है, कैपेसिटेंस, लेकिन कब, फ्री स्पेस के लिए, है ना, फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब जब प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा है, और आपका के क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द मटेरियल व्हिच इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, है ना। तो इस तरीके से आप कार्य लेंगे। तो यहां से जो एक्सप्रेशन आ जाता है आपका, आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है और के फैक्टर के साथ इंक्रीज हो जाती है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये फिगर बना लेंगे और उसमें जितना नेसेसरी है मैथमेटिक्स उतना करे, है ना। तो नेसेसरी जो हमने बता दिया उसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप कर सकते हैं, और इस तरीके का फिगर आप बना सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा रहेगा, इसी में ही है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसी में ही, लेकिन अब की बार क्या किया जाता है, अब की बार डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली नहीं रखा जाता, है ना। डाइलेक्ट्रिक को क्या नहीं किया जाता, कंप्लीटली नहीं रखा जाता। मतलब क्या किया जाता है, किसी विड्थ के साथ रखा जाता है। कैसे, जैसे देख लेंगे, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक आपका कैपेसिटर है, तो डाइलेक्ट्रिक को अब की बार पूरा पूरा ना रख के डाइलेक्ट्रिक केवल यहां रखा गया है। अब आप देखेंगे कि यहां से यहां तक जो है आपका कितना है, डी, लेकिन इसकी थिकनेस कितनी है, टी। तो जो डाइलेक्ट्रिक रखा है जिसकी थिकनेस कितनी है, टी, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मान ले हम कि के है, तो पूछा जाता है कि अगर एक स्ट्रिप रख दी जाए, है ना, जिसकी थिकनेस कितनी हो, आपकी टी हो, है ना, और सेपरेशन कितना रहे, डी वही रहे, तो बताइए जो नई कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी। तो सी जो नया आता है, आप ऊपर वाला फैक्टर जो का तू रखिए, क्या, एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, ऊपर वाला फैक्टर जो का तू रखिए एप्सिलॉन नॉट ए। ऐसी कौन सी जगह है या इसमें कितना स्पेस है, यहां से यहां तक में कितना स्पेस ऐसा है जहां कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा, तो डाइलेक्ट्रिक कितनी जगह में रखा है, डी, और कितनी जगह में नहीं रखा, डी माइनस टी। तो इस जगह में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो जिस जगह में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है वो रखा जाएगा सीधा डी माइनस टी, प्लस कितनी जगह में डाइलेक्ट्रिक है, जितनी थिकनेस है, तो जितनी थिकनेस है उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो थिकनेस कितनी है, टी, और डाइलेक्ट्रिक जो रखा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। तो इस तरीके से आपका नया कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि अगर कंप्लीटली नहीं, पार्शियली रखा हुआ है, पार्शियली, है ना, पार्शियली रखा हुआ है कौन, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तब आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से बनता है। और 2 या 3 मटेरियल रखे जाए, अगर 2 या 3 मटेरियल रखे जाते हैं तो उससे क्या होगा, 2 या 3 मटेरियल रखे जाते हैं तो हम उसी तरीके से फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए आप, यहां अगर 2 या 3 मटेरियल रखे जाए, सपोज करिए थिकनेस पहले वाले की कितनी कर दी जाए, अब T1, दूसरे वाले की थिकनेस कितनी कर दी जाए, T2, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना रहे, पहले वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, K1, तो दूसरे वाले का क्या रहेगा, K2 रहेगा। तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है उसी तरीके से जैसे हमने अभी किया है,
पहले एक स्ट्रिप थी तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा है, अब 2 स्ट्रिप है तो 2 के लिए लिख देंगे। तो मॉडिफाई किस तरीके से करना है, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं मैक्सिमम, है ना। अकेडमिक में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कंपटीशन में चांसेस है कि पूछे जाए। अकेडमिक में हमारा डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फील्ड रहेगा, वहीं से ही क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए, जहां आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो डी माइनस T1 और माइनस क्या T2, है ना। यहाँ कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है इस फैक्टर के लिए, डी माइनस T1 माइनस T2 के लिए, और प्लस करके T1 के लिए कितना डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है K1, और प्लस T2 स्ट्रिप में कितना डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है K2। तो इस तरीके से नया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाता है। तो आप इनको याद रखें, जो रिजल्ट्स हैं रिजल्ट्स ज्यादा से ज्यादा याद रखें, ताकि आपके रिजल्ट्स याद होंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो फट से आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बहुत आसान टॉपिक है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम ए में बात कर लेते हैं, पहले कैपेसिटर्स हैं और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है 10th में ना, तो 10th में हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स, आपने रेजिस्टर्स का पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अब की बार किसका है, कैपेसिटर्स का। और हाँ, कैपेसिटर का जो सिंबल रहेगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही लिया गया है। किस तरीके से, जो हमारा पैरेलल प्लेट है इस तरीके से लिखते हैं, तो हमारा जो सिंबल है, जो कैपेसिटर का सिंबल यूज किया जाएगा अब सर्किट्स में, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये सिंबल आपका रहेगा एज ए, है ना, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल रहेगा, है ना। तो हमारा क्या है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं ए में। पहले सबसे पहले क्या देख लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम जब सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना आपको आता ही है, क्योंकि हमने रेजिस्टर्स के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया था, तो कैपेसिटर्स के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे हमने रेजिस्टर रखे थे, तो ये पहला कैपेसिटेंस, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, उसी तरीके से जितने आपको रखने हैं आप रख सकते हैं। और इनको किससे जोड़ा गया है, एक बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना है V। तो हम 3 के लिए ही कर लेते हैं। तो पहला कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है C1, दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है C2, और तीसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है C3, और उसको किस वोल्टेज से जोड़ा है V से। तो हमें यहाँ रिजल्ट देखने हैं सीधे सीधे, है ना। तो लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता था। अगर आप रजिस्टर की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता था ना, यहां से जितना करंट निकल के जाता था वही करंट क्या होता था, सबके थ्रू निकल के जाता था। तो करंट का था सेम था, लेकिन यहाँ करंट वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ क्या सेम रहेगा, आपका चार्ज सेम रहता है ना। यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, है ना। अब किस तरीके से इसमें लिखा जाता है, अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये लिखा जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, है ना। हमें C इक्विवेलेंट निकालना होता है, जैसे हम वहां R इक्विवेलेंट निकालते थे। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस में 1/ कितना C3। तो इस तरीके से आप जो C इक्विवेलेंट है सीरीज के लिए मतलब उल्टा रिजल्ट है, रेसिप्रोकल रिजल्ट है। किस तरीके से, क्योंकि उसमें ये पैरेलल के लिए था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। तो यहाँ पे लेकिन ये रिजल्ट किसके लिए है, सीरीज कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर्स के लिए। अब बी में अगर आप देखेंगे, बी में हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, इस रिजल्ट को आप याद रखें, है ना। ये जो रिजल्ट आया है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। किसके लिए है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है आपका। अब इसके बाद पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना आता है तो इस तरीके से आप बना लेंगे, है ना। तो 3 ही जोड़ लेते हैं पहले की तरह, 3 कैपेसिटर से करते हैं, आप N से भी कर सकते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2, 3 और 4 के लिए आएंगे, है ना। एकेडमिक में जो क्वेश्चन आएगा आपका किसके लिए आएगा, 2, 3 और 4 के लिए। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी C1, इसकी कैपेसिटेंस C2 और इसकी कितनी है C3, और यहाँ पे जो पोटेंशियल सोर्स है वो कितना है V। तो चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको जो इसकी C इक्विवेलेंट है वो सीधी लिखी जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो C इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, अगर इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाऊं मैं यहाँ पे, है ना,
क्या करें, यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटर लगाए, वो सी इक्विवेलेंट हो और वो सिमिलर वर्क करे किसकी तरह, जो ये तीनों कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड माई सी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है इक्वल वर्क कर रहा हो जो, या इक्वल जिसका मैग्नीट्यूड हो, इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो मैग्नीट्यूड रहेगा आपका। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, उनके तीनों के सम को क्या लिखते हैं हम, सी इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो उतनी वैल्यू का कैपेसिटर अगर आप लगा ले, दैट सिंगल कैपेसिटर विल वर्क एज दीज थ्री आर वर्किंग। तो आप इसी तरीके से ये दोनों रिजल्ट्स को याद रखें, है ना। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा, दैट इज माई एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इसको आप ध्यान से समझे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आपका ये डेरिवेशन भी आ सकता है। क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो आपने क्या कहा, आपने कैपेसिटर लिया है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं और आप उसको क्या करते हैं, आप उसको चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अब याद ध्यान से सुनेंगे क्या करना है, हमने कैपेसिटर लिया, एनर्जी स्टोर्ड का मतलब क्या है, कितनी एनर्जी हमने स्टोर कराई है, किसके अंदर, किसी कैपेसिटर के अंदर हमारा कितनी एनर्जी हमने स्टोर कराई है, दैट इज कॉल्ड माई एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। किस तरीके से देखेंगे, आप पहले लिख लेंगे, है ना, लिखने का तजुर्बा 12th क्लास में बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब आपका एक्सपीरियंस जो 11th में था पूरा वो आ जाता है आपके पास। आप क्या लिखेंगे, वी हैव ए कैपेसिटर, है ना, इस तरीके से लिखेंगे, वी हैव ए कैपेसिटर। तो वी हैव ए कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज सी। तो वी हैव ए कैपेसिटर, और आप ये भी लिख सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज, क्या लिखी जाएगी अब, हुज कैपेसिटेंस इज सी, है ना। अब फर्स्ट कंडीशन है, इनिशियली आप लिखे सीधा सीधा, इनिशियली वी डिड नॉट कनेक्ट एनी वोल्टेज सोर्स, है ना, एनी वोल्टेज सोर्स। तो तब क्या होगा, जब आपने किसी भी तरीके का वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं कर रखा। तो कैपेसिटेंस तो क्या है, सी है, वो तो एरिया और जो आपका सेपरेशन है उन सब की टर्म में लिखी जा सकती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो क्या लिखी जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट रहेगी आपकी, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स वैल्यू है। आपने यहाँ वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखी है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं। आपने इस तरीके से एक वोल्टेज अप्लाई कर लिया, और वो जो सोर्स है वेरिएबल सोर्स है, किस तरीके का सोर्स है, वेरिएबल सोर्स। वेरिएबल सोर्स का मतलब है कांस्टेंट सोर्स नहीं है ना, कांस्टेंट सोर्स नहीं है, वेरिएबल सोर्स है। तो आप वेरिएबल सोर्स की वैल्यू क्या कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो किस तरीके से देखते हैं, पहले सपोज करिए हमने जो वैल्यू लिखी वो कितनी है, V1, तो प्लेट के ऊपर चार्ज कितना होगा, Q1, वही बात दोहरा रहे हैं जिससे हमने कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन बनाई थी, है ना। तो हमने क्या किया, फिर से V2, फिर कैपेसिट जो आपका चार्ज हुआ वो कितना हुआ, Q2। इसी तरीके से करते करते हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे पहुंच गए, विच इज माई V डैश एट दैट पर्टिकुलर टाइम चार्ज इज Q डैश। आपको कैपिटल Q डैश लिखना है आप वो भी लिख सकते हैं, स्मॉल Q डैश लिखना है वो भी लिख सकते हैं। और इसी टाइम पे थर्ड चीज और देख लीजिए, कैपेसिटेंस कितनी रहेगी, C। तो कैपेसिटेंस तो आपका क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो आप चार्ज और वोल्टेज को जितना बढ़ाते जाइए उनका रेशो क्या रहने वाला है, सिमिलर रहने वाला है, और वही रेशो आपकी कैपेसिटेंस है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एट ए पर्टिकुलर टाइम, याद रखेंगे, एट ए पर्टिकुलर टाइम, है ना, एट ए पर्टिकुलर टाइम हमने जो देखा कि वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज कितनी है, V डैश, उस टाइम पे प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, Q डैश, और उस टाइम कैपेसिटेंस कितनी है, C। तो इस टाइम पे आप एक रिलेशन लिख सकते हैं इनमें ना, है ना, Q डैश इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, C, और साथ में V डैश। तो यहां से आपका जो V डैश आएगा वो कितना आएगा, Q डैश अपॉन में कितना, C। तो इस इक्वेशन को आप याद रखें, हम इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेता हूं, जैसे आप साथ साथ अगर लिख रहे हैं तो आप भी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख के ये सारी चीजें लिख लेंगे कि हमने क्या किया, हमने देखा कि इनिशियली जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1, चार्ज कितना, Q2, और इसी तरीके से एट ए पर्टिकुलर टाइम पोटेंशियल इज V डैश, चार्ज इज Q डैश, एंड कैपेसिटेंस इज C। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस और वोल्टेज और चार्ज के बीच में जो रिलेशन लिखा जा सकता है हमने लिख लिया, वहां से V डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसी सिचुएशन में जहां चार्ज Q डैश हो, तो यहां से एक छोटा सा स्मॉल चार्ज क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हुए एक स्मॉल चार्ज डिस्प्लेस हो जाता है, जो कि कितना है हमारा, उसका अमाउंट कितना है, dq। बहुत छोटा सा अमाउंट है चार्ज का जो ट्रांसफर हो जाता है, और इसे ट्रांसफर करने में जो वर्क डन है वो कितना है,
dw, है ना, दैट वर्क डन इज ऑल्सो स्मॉल अमाउंट, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन लिखा जाएगा वो क्या होगा आपका, तो आप लिखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, ये हमने पहले भी किया था, ये सब बेसिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से उस टाइम पे वोल्टेज कितना है V डैश और वर्क डन कितना हुआ dw, कितना चार्ज ट्रांसफर करने में dw, तो यही लिखा जाएगा उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे, दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम पोटेंशियल इज V डैश और वर्क डन कितना हुआ dw और दैट चार्ज ट्रांसफर इज dq। तो यहां से जो dw निकल के आएगा वो कितना आएगा V डैश साथ में कितना dq, दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर दिस चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। और आप क्या लिखेंगे फॉर टोटल, क्या लिखे आप फॉर टोटल वर्क डन, ये आपने सीख रखा है पहले ही। जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है और हम टोटल वर्क डन की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, बिल्कुल एकदम से इंटीग्रेट करते हैं। तो आप क्या लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, इस तरीके से लिख लेंगे। वी विल राइट दैट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करके आप क्या लिखेंगे dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v डैश साथ में कितना dq, है ना। तो हम क्या करेंगे ये टोटल वर्क डन होगा W और इंटीग्रेशन V डैश, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपको रिमेंबर होगी, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट V डैश इज इक्वल टू कितना था हमारा Q डैश और डिवाइड में कितना C फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट अगर लिखी होगी तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन से जो आपका एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C Q डैश बाई C और D Q। अब हम क्या देखते हैं ध्यान से देखिए, हमने कैपेसिटर को चार्ज करना है ना, कैपेसिटर को चार्ज करना है। अब ध्यान से समझिए, जब इनिशियली मैंने बोला था आपको ना, इनिशियली वी डिड नॉट कनेक्ट एनी वोल्टेज सोर्स, उस टाइम पे जो Q रहेगा इनिशियली वो कितना रहेगा जीरो। जब आपने कोई वोल्टेज सोर्स ही अप्लाई नहीं कर रखा है तो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो Q इनिशियल कितना रहेगा जीरो। लेकिन आप इस प्लेट को Q फाइनल कहां तक चार्ज करना चाह रहे हो Q तक, वो तो इंटरमीडिएट स्टेट थी जहां पे वो कहां तक चार्ज हो गया था Q डैश, है ना। इस चीज को आप याद रखिए, वो इंटरमीडिएट स्टेट थी लेकिन आप तो फाइनली कहां तक चार्ज करना चाह रहे हो Q तक। और कहां से आप शुरुआत करना चाह रहे थे जीरो से, क्योंकि हमने जब वोल्टेज सोर्स कनेक्ट नहीं किया तो पोटेंशियल कितना था जीरो। और जब हमने देखा फाइनली कि जो आपका पोटेंशियल आपने V अप्लाई कर दिया उस टाइम पे जो आपका चार्ज हो गया वो कितना हो गया कैपिटल Q। तो हमें यहां से यहां तक उसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। हम चाहते हैं अपने कैपेसिटर को वहां तक क्या करना चार्ज करना। तो W इज इक्वल टू कितना आएगा, आप कहां से चार्ज करना चाह रहे हैं जीरो से, और कहां तक चार्ज करना है आपको, तो 1/c कॉमन, क्यों, क्योंकि C क्या है कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रखा जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। तो Q डैश dQ आप उसको इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन आपको आता है करना। इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो आपका इस तरीके से देखिए, आप यहां से अगर मैं सिंपली x के लिए लिखूं तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन x dx, है ना। तो यहां क्या लिखा गया q डैश dq, तो ये होता है x स्क्वायर बाई 2, तो वो क्या होगा q डैश स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कितनी रहेगी हमारी 1/c बाहर रहेगा 0 टू कैपिटल Q। तो यहां भी जब आप लिमिट लिखोगे तो ये अपर लिमिट है, सबसे पहले क्या लिखी जाएगी अपर लिमिट, और जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, है ना। माइनस करके लोअर लिमिट, तो माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा। तो हम केवल अपर लिमिट रख लेते हैं। तो W इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, W इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, W इज इक्वल टू आएगा 1/c Q स्क्वायर बाई 2, और एक्चुअल में क्या लिखा जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C, that is the expression of work done in charging that capacitor from Q is equal to 0 to capital Q। और यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट कैपेसिटर और स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर। तो आप U से सिंबल से डिनोट करते हो तो 1/2 कितना Q स्क्वायर बाई C आप यहां से लिख सकते हो। तो इसको आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद इसका सिंप्लीफाई जो रिजल्ट आता है जो याद रखना काफी बेहद आसान है, वो कितना होगा U इज इक्वल टू 1/2। अब Q को देखिए आप, मैंने बोला क्या, जब आप कंप्लीटली इसको चार्ज कर लेते हैं उस टाइम पे कैपेसिटेंस क्या रहेगी C रहेगी, लेकिन पोटेंशियल कितना हो चुका था जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हुए जा रहे थे V डैश के ऊपर भी पोटेंशियल बढ़ाएंगे ना आप,
आपने शुरुआत कहां से करी थी, V1 से, फिर V2 से, और मैंने इंटरमीडिएट स्टेट क्या देखी थी, V डैश, लेकिन आप उसको बढ़ाते बढ़ाते कहां तक चले गए थे, V तक। उस टाइम पे ही तो चार्ज कितना आया होगा, Q, और उस टाइम पे कैपेसिटेंस क्या रही होगी, C। तो इसका रिलेशन क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV। तो ये टर्म आप लिखेंगे, Q की जगह आप C स्क्वायर लिखिए, और क्योंकि Q का स्क्वायर है तो V स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना लिखेंगे आप, C लिखेंगे। C का एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहां जो एक्सप्रेशन आता है U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आपका याद रखने लायक है, और यही याद रहता है 1/2 CV स्क्वायर है ना, 1/2 CV स्क्वायर है ना। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, ये सेकंड फॉर्म हुई, ये रिजल्ट आप याद रखिए, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर, और V क्या है, जिस वोल्टेज पे फाइनली आपने उसको रखा हुआ है कैपेसिटर या आपकी प्लेट्स को, है ना। तो आप U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा, U इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो आप C की वैल्यू रख सकते हैं Q/V, है ना, Q/V। तो यहाँ पे क्या आएगा, Q इंटू V, V की एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो 1/2 आपकी C की जगह क्या, C को रिप्लेस करेंगे Q/V, और V स्क्वायर, तो V की एक पावर से एक पावर Q इंटू V। तो आप ये वाली टर्म भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक टर्म और आती है यहाँ, एनर्जी स्टोर तो हुआ हमारा 1/2 CV स्क्वायर, और यहाँ पे आती है एक टर्म एनर्जी डेंसिटी, है ना। क्या आती है, इससे भी, इसको भी याद रखिए, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्या, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा हमारा, हमने अभी देखा पोटेंशियल U इज इक्वल टू कितना, 1/2 और कितना, CV स्क्वायर। तो आप क्या करें यहाँ पे, हम तो इसको कर ही किसके लिए रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो आप क्या करें यहाँ पे, तो 1/2 ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही कैपेसिटेंस है, इसलिए इसको रखे एप्सिलॉन नॉट A बाई D, है ना। क्योंकि हमें पहले से पता है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज माय एप्सिलॉन नॉट A, और डिवाइड बाई कितना, D। और V क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल, ये कितना हुआ करता है आपका, E इंटू D, है ना। यही होता है कि नहीं, तो वही होता है, तो उसका स्क्वायर है। तो यहां से एक नई टर्म आपको मिलने वाली है, तो 1/2, है ना, एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे क्या आएगा, E स्क्वायर, और यहाँ पे A और साथ में D, है ना। D का स्क्वायर आएगा, लेकिन एक पावर से एक D की पावर कैंसिल हो जाती है, तो A और D बचेगा। ये क्या है, वॉल्यूम, है ना। ये वॉल्यूम है किसका, जो प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम है आपका। तो अगर वो यूनिट हो जाए, अगर जैसे ही इसको मैं क्या करता हूं, यूनिट मतलब A और D की वैल्यू क्या करता हूं मैं, 1, यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है उसी को बोला जाता है UE, एनर्जी डेंसिटी, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक्सप्रेशन रहता है। एनर्जी डेंसिटी अगर आपसे पूछे व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, तो आप क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड कहां, इनसाइड द कैपेसिटर in a unit volume, that is called my energy density. Its expression or it is represented by क्या, UE, और आपका क्या रहेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, है ना। तो आप इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉमन पोटेंशियल। आप याद रखेंगे, यहां रिजल्ट्स याद रखना है कॉमन पोटेंशियल का। कॉमन पोटेंशियल क्या है, आप सीधे सीधे देख लें। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1, और ये कितने वोल्टेज पे है, V1, है ना। और दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C2, और इसका वोल्टेज कितना है, V2। इस तरीके से है कि इनको वोल्टेज पे रखा हुआ है। अब हम क्या करें, अगर हम पहले ए फिगर के बारे में बात कर लीजिए, है ना, जो मैंने बनाई हुई है अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो हम इसमें अगर लिखना चाहिए तो लिखेंगे कॉमन पोटेंशियल। इस टर्म को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट टर्म है, रिजल्ट्स याद रखें इसके क्या आने वाले हैं, तो आप याद रखिए। देखिए पहले इनिशियली मतलब ए फिगर के लिए इनिशियली वी हैव ए कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज C1, इट इज एट पोटेंशियल V1, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q1। तो तीनों में क्या रिलेशन होगा भाई, तो Q1 इज इक्वल टू कितना होगा, C1 V1, बिल्कुल होगा, क्योंकि यही आपका है रिलेशन कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से। दूसरे वाले के जो ऊपर चार्ज है वो कितना है, Q2, तो इसका टोटल चार्ज Q2 कितना होगा, Q2 इज इक्वल टू कितना, C2 V2 आपका। तो फिगर फर्स्ट के लिए, है ना, आप लिख लेंगे फॉर फिगर ए, है ना। फिगर ए के लिए आप क्या करें, फिगर ए के लिए जो टोटल चार्ज है हमारा, टोटल चार्ज आपका है दैट इज माई Q इनिशियल, बोल ले आप Q इनिशियल क्या रहेगा, C1
V1 प्लस C2 V2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। याद रखें आप चीजों को, है ना, जितना मेमोराइज करोगे उतना आपके लिए आसान होता है जब आप रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज करके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो अब यहां चल देते हैं, अब क्या करते हैं, इनको किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ लेते हैं। तो फिगर बी बना देते हैं इसके लिए, है ना, फिगर क्या बना देते हैं, बी आप बना लेते हैं। तो कैपेसिटर को क्या कर दिया आपने, कंडक्टिंग वायर से, रेजिस्टर से नहीं, किससे, कंडक्टिंग वायर से। तो वायर से जोड़ देते हैं आप, कंडक्टिंग वायर से आपने इनको जोड़ दिया। तो जब आप इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो क्या करेंगे, इसको आपने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो आपका क्या होता है, जो पोटेंशियल है, मैं मान लेता हूं कि मैंने पहले वाला जो कैपेसिटर है ना उसका पोटेंशियल हाई रखा हुआ है, मतलब मेरी कंडीशन है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो क्या होने लगता है, तो इस वाले कैपेसिटर से, जो फर्स्ट कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल कितना है V1 और वो किससे ज्यादा है V2 से, तो चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, कब तक, जब तक ये दोनों एक कॉमन पोटेंशियल V पे ना आ जाए। मतलब भाई चार्ज का फ्लो किसकी वजह से हुआ, आप बस छोटा सा कंसेप्ट याद रखें, चार्ज फ्लो किसकी वजह से हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, मतलब V1 माइनस V2, है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस था डेल V, इसकी वजह से चार्ज का फ्लो हुआ। तो चार्ज का फ्लो कब रुक जाएगा, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या है, दोनों का एक ही पोटेंशियल हो, है ना, दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। और इस कंडीशन में हम जो V आता है ना हमारा, सेम पोटेंशियल आता है, उसी को बोलते हैं हम कॉमन पोटेंशियल, जो टर्म है हमारी कॉमन पोटेंशियल। अब आप ध्यान रखिए, जैसे ही ये चार्ज का जो एक्सचेंज हो रहा है ये बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो इसके ऊपर फाइनली कितना भी चार्ज रहे, चलिए मैं मान ही लेता हूं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 डैश रह गया और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, Q2 डैश, केवल ट्रांसफर हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है चार्ज का, है ना, याद रखेंगे अभी। और चार्ज ट्रांसफर हुआ मतलब इसके ऊपर कितना गया, जितना भी जाए, और इसके ऊपर कितना बचेगा, वो कितना भी है, मैंने बोला कि इसके ऊपर जो बचा हुआ है वो कितना है ये, और इसके ऊपर कितना है ये, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब चार्ज का ट्रांसफर क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। अब याद रखिए आप, इसका पोटेंशियल कितना हो चुका, क्योंकि ये तो कॉमन पोटेंशियल पे आ गया, तो इसका पोटेंशियल भी कितना V, और ये भी कॉमन पोटेंशियल पे आ गया, इसका भी पोटेंशियल कितना V, इसकी कैपेसिटेंस कितनी रहेगी C2 और इसकी भी कैपेसिटेंस कितनी रहेगी C1। तो ये एक नया एक्सप्रेशन यहाँ से Q1 डैश और Q2 डैश का आएगा। तो आप बता सकते हैं, यहाँ तो ठीक है हमने लिख रखा है सारे टर्म, तो हमें Q1 डैश लिखना है। Q1 डैश क्या आएगा आपका, कॉमन पोटेंशियल और पहले वाले की कैपेसिटेंस। तब आप Q2 डैश लिखेंगे, जो सेकंड वाले के ऊपर अभी चार्ज है वो होगा कॉमन पोटेंशियल और उसकी कैपेसिटेंस। तो तब जो फाइनल होगा Q फाइनल, Q फाइनल का मतलब क्या है, जो फाइनल चार्ज होगा दोनों के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर, है ना, दोनों दो कैपेसिटर है तो सिस्टम मान ले, तो वो कितना होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो यहां से आपका क्या आएगा, V C1 प्लस V C2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन चार्ज के कंजर्वेशन से कह लीजिए, या फिर आप ये बोलिए सीधा कि जो फाइनल चार्ज है ना, वो इनिशियल चार्ज के बराबर ही होगा, क्योंकि चार्ज लॉस नहीं हो रहा, चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और वो कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक एक कॉमन पोटेंशियल स्टेबलाइज नहीं हो जाता। तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, QF किसके बराबर, Q इनिशियल के बराबर, क्योंकि चार्ज का लॉस नहीं हुआ है, चार्ज केवल ट्रांसफर कर रहा है। अब इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, लेकिन दोनों के ऊपर क्या रहेगा, सेम अमाउंट रहेगा। तो आपका यहां से जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, V को कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, इसको आप याद रखेंगे। तो यहां से V निकाल लेना है, क्योंकि हमारा तो हेडिंग ही क्या था, कॉमन पोटेंशियल, तो यही तो है वो कॉमन पोटेंशियल V। तो वो किसके बराबर होगा, C1 V1 प्लस C2 V2, दैट इज माई डिवाइड बाई C1 प्लस C2। आप याद रखेंगे इस चीज को, है ना। तो ये हमारा होगा क्या, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, दैट इज माई कॉमन पोटेंशियल। और पोटेंशियल है तो आपका वोल्ट में आएगा, बस इतनी सी आपको याद रखनी है बातें। तो इस रिजल्ट को आप याद रखें, रिजल्ट को नोट कर लेंगे, लिख लेंगे कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, जब दो क्या हो कैपेसिटर, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, पोटेंशियल क्या हो अलग अलग, तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो चार्ज का ट्रांसफर हमेशा हाई पोटेंशियल से किसकी तरफ होगा, लो की तरफ। तो वो कब स्टेबलाइज हो जाएंगे, जब दोनों में कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। और जब दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, जब दोनों में कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा V, तो उस टाइम पे हम बोल देंगे कि चार्ज का ट्रांसफर क्या हो गया, रुक गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा
बहुत अच्छा टॉपिक है एनर्जी लॉस। अब आप देखेंगे इसी केस के लिए जो हमने पहले पढ़ा है ना कॉमन पोटेंशियल, इसी केस के लिए हमने कहा कि पहले वाली कंडीशन मैंने वही सेम फिगर्स बना रखी है और मैंने पहले ही बोला है आप बहुत डाटा कॉमन रखिए ताकि आपको एक्सप्रेशंस को याद करने में और उनको आप डिफाइन जब करते हैं कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो पहले वाला जो सेटअप है फिगर फर्स्ट है उसमें पहले का पोटेंशियल कितना V1 कैपेसिटेंस C1 V2 और कैपेसिटेंस C2, तब इनको वायर से जोड़ लेते हैं तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया V और कैपेसिटेंस कितनी रहेगी C1 और C2। पहले वाले सिस्टम के लिए जो सिस्टम ए है और सिस्टम फिर से कौन सा हो जाता है बी, है ना। ए सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी कितनी होगी आप देखिए, अभी मैंने एनर्जी की टर्म लिखवाई थी और मैंने बोला था कौन सी याद रखनी है 1/2 CV²। तो पहले वाला जो है कैपेसिटर V1 C1 तो इसका कितना होगा C1 V1², और दूसरे वाला कैपेसिटर कितना है 1/2 C2 V2²। तो ये इनिशियल एनर्जी है VUI, है ना। और हमारा जो आपका टॉपिक है दैट इज माय क्या एनर्जी लॉस, मतलब जब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था तो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ उसको फाइंड आउट करना हमें, और इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कंपटीशन में भी आया हुआ है, जी एडवांस और मेंस में भी इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। तो U1 कितना है मैंने लिख दिया सीधा, U1 कितना है पहली फिगर के लिए, मैं पहली फिगर के लिए रख रहा हूं, किसके लिए फॉर फर्स्ट फिगर, जो आपको पहली फिगर दिखाई दे रही है उसके लिए। तो पहली फिगर ए के लिए मैं लिख रहा हूं पहले वाले कैपेसिटर की जो एनर्जी है U1 है 1/2 C1 V1², U2 है 1/2 C2 V2²। तो फोर फिगर फर्स्ट टोटल एनर्जी क्या रहेगी U1, U1 किस किस का सम होगा U1 प्लस U2 का। क्यों मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं, हम ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको आप सिंपली अलजेब्रिक सम में लिख सकते हैं। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई UI और U1 प्लस U2, तो U1 प्लस U2, U1 की वैल्यू रख लीजिए U2 की वैल्यू रख लीजिए और आपका इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और ये कितना है UI। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं UF फाइनल, है ना। आप फाइनल देख लेंगे, फाइनल का मतलब सीधा सीधा है क्या आफ्टर कनेक्टिंग द कैपेसिटर, जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेते हैं एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से, तो फिगर बी बन जाती है। जब ये कॉमन पोटेंशियल बी पे आ जाएंगे तो तब आपकी एनर्जीज कैसे लिखी जाएंगी, बिल्कुल तो हम फाइनल टर्म डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/2 पहले की कैपेसिटेंस C1 V का स्क्वायर, है ना, क्योंकि अब पोटेंशियल कितना हो चुका है V, कॉमन पोटेंशियल V पे आ चुके हैं, प्लस 1/2 C2 और V का स्क्वायर फिर से, तो आपका यहां से जो आएगा UF 1/2 C1 प्लस C2 और V², क्योंकि आपका V दोनों में कॉमन है और V क्या V² ही कॉमन है सीधा, तो आप यहां से क्या कर लेंगे V² को कॉमन ही लिख लेंगे साथ में। अब लॉस इन एनर्जी का मतलब समझ लीजिए आप, लॉस इन एनर्जी क्या, मानिए सिस्टम ए के पास जो एनर्जी थी ना वो 10 जूल थी, फिर उसके पास कितनी रह गई 9.5 जूल, तो लॉस का मतलब क्या है 10 में से 9.5 जाएगा, मतलब इनिशियल में से फाइनल वाली एनर्जी जाए तब आपका लॉस आएगा, और अगर लॉस नहीं हुआ होगा तो डिफरेंस कितना जाएगा जीरो। भाई देखते हैं, हम करके ही तो देख रहे हैं इसको, तो अगर लॉस नहीं हुआ होगा तो UI माइनस UF जीरो आ जाएगा, तो हम बोल देंगे कोई लॉस नहीं है, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर है। लेकिन अगर लॉस हुआ होगा तो ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, है ना, और गेन हुआ होगा तो क्या आ जाएगी, और गेन होने का कोई मतलब नहीं है, सिस्टम में बाहर से कहां से चार्ज आ रहा है, नहीं, तो चार्ज ट्रांसफर होते हुए लॉस हो सकता है, उसको देखते हैं तो लॉस हो सकता है किस तरीके से, तो एनर्जी लॉस हो सकती है, तो उसको देखते हैं कि वो लॉस इन एनर्जी कितनी रही है हमारी, तो डेल U इज इक्वल टू U1 माइनस U आपका F, है ना, U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो उसको देख लेते हैं। तो पहले हमने इन टर्म को निकाल रखा है U इनिशियल और U फाइनल को, तो आप U इनिशियल की टर्म यहां तक लिख लिया आपने, है ना, तो 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² माइनस करके कितना लिखा आपने सेकंड टर्म U फाइनल जो आपका था, है ना, 1/2 C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर, और V क्या है कॉमन पोटेंशियल, V क्या है कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल का आपको रिजल्ट पता होना चाहिए क्या है C1 V1 C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और उसका क्या है स्क्वायर, तो इसकी C1 प्लस C2 की एक पावर, इसकी दो पावर है C1 प्लस C2 की, एक पावर को कैंसिल कर देगी, है ना, डिवाइड में, ये टर्म ऊपर लिखी हुई है, और वो टर्म पहले हम जोगातू लिख लेते हैं क्या 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² माइनस करके 1/2 C1 प्लस C2, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू यहां लिख लेते हैं लास्ट एक्सप्रेशन से जो हमारी थी, है ना। फिर आगे चल के थोड़ा सा 1/2 पूरी टोटल टर्म में है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, ये रहेगा, ये बचेगा C1 V1² प्लस C2 V2² माइनस में C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में एक आपका जो पावर था वो कैंसिल हो चुका है, तो बचेगा कितना C1 प्लस
C2 है ना। उसके बाद क्या करते हैं, इसका जो स्क्वायर है होल स्क्वायर, उसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, है ना। इसको ओपन करेंगे और साथ में पूरे का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना लिया जाएगा, C1 प्लस C2, तो मैंने पूरे का एलसीएम कितना ले लिया, C1 प्लस C2 हमारा एलसीएम हो गया। तो ये जो टर्म है आपकी है, तो ये जो टर्म है आपकी, यहां से आपकी जो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगी, C2 और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है यहाँ से, है ना। तो उसके बाद जो टर्म बचती है दैट इज माई डेल यू इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 और V1 माइनस V2, है ना, उसका स्क्वायर। तो ये ऐसे इस तरीके से बचता है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 और साथ में V2, क्योंकि C1 C2 क्या रहता है, कॉमन रहता है सारी टर्म्स में, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है, और डिवाइड बाई क्या, C1 प्लस C2। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज माई लॉस इन एनर्जी, लॉस एनर्जी आपकी होगी, है ना। अगर ऐसी कंडीशन दी, ये कंपटीशन में पूछा गया कि अगर C1 और C2 दोनों की कैपेसिटेंस क्या थी, कैपेसिटर की इक्वल हो, तो ये डेल यू क्या होगा आपका, दैट इज 1/2 C1 C2 अगर इक्वल है तो C1 और C2 का स्क्वायर है ना यहाँ, तो ये C1 C2 का स्क्वायर V1 माइनस V2 का आपका होल स्क्वायर आएगा, है ना, और डिवाइड बाई कितना 2C। तो यहाँ से जो टर्म आती है वो आ जाएगी आपकी डेल यू इज इक्वल टू कितना 1/4 C V1 माइनस V2 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना है आपका, ये कुछ भी नहीं है डिवाइड में, तो क्या आएगा, डेल यू इज इक्वल टू 1/4 C V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम अपना जो थ्योरी पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल्स के साथ हमारा जो पार्ट नंबर 9 आएगा, इसका लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2 जो आएगा हमारा, उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच।